बात बताओ, साइकिल चलाने जैसी छोटी सी चीज भी आपको सीखनी पड़ती है, वैसे ही बिजनेस जिससे आपका घर परिवार चलता है, वो चीज आप बिना सीखे बिना समझे कैसे कर कि मार्केट रिसर्च किया कैसे जाता है। तो भैया किसी प्रोफेशनल को, किसी सीए को, किसी अकाउंटेंट को, किसी को आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च कर सकते हो बड़े आराम से, बस स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते रहना। जब आप नौकरी करने जाते हो तो उसके लिए भी आप 12 साल, 15 साल, इवन 20 साल तक पढ़ाई करते हो, कुछ सीखते हो, अपने अंदर स्किल डेवलप करते हो, और फिर आपको कोई नौकरी पे रखता है जिसमें तो पैसा किसी और का लगा है, रिस्क किसी और ने ली है। लेकिन एक बात सोच के देखना कि जब भी आप खुद का बिजनेस करने जाते हो तो कोई आपसे पूछता है कि भैया पढ़ाई कितनी की है, कुछ सीखा है भी, या सीधा बिजनेस करने आ गए। जहां पे खुद के बिजनेस में खुद के घर का पैसा लगता है, खुद की सेविंग्स लगती है, बरसों की कमाई इकट्ठा करके लोग उस बिजनेस में लगा देते हैं, उधार का पैसा लेके लगा देते हैं, और बिना कुछ सीखे बिना कुछ समझे उस बिजनेस के मैदान में उतर जाते हैं। और फिर जब बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता तो बोलते हैं कि यार प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस करना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, साइकिल चलाने जैसी छोटी सी चीज भी आपको सीखनी पड़ती है, वैसे ही बिजनेस जिससे आपका घर परिवार चलता है, वो चीज आप बिना सीखे बिना समझे कैसे कर सकते हो। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस चल रहा है या फिर आप अभी नौकरी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या रिटायर्ड हो, आप भले ही हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, कोई भी कैटेगरी है, कोई भी इंसान बिजनेस कर सकता है, उसको प्रॉफिटेबल कर सकता है और आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर उसने बिजनेस के सारे कंसेप्ट सीख लिए तो। इन 15-20 मिनट के छोटे छोटे कंसेप्ट में हम सब कुछ सीख लेंगे, शुरू से लेके एंड तक, कि भैया बिजनेस का आइडिया कैसे आता है, बिजनेस किया कैसे जाता है, कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा है, किस बिजनेस में मेहनत ज्यादा है, किस में कम है, किसमें पैसा कितना लगेगा, पैसा लगेगा वो लाना कहां से है, प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाता है, प्राइस कैसे चूज करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए स्टाफ को कैसे चूज करो, अपनी टीम कैसे चूज करो, हर एक चीज, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, अगर ग्रो हो रहा है तो उसको एक्सपेंड कैसे करना है, एक बिजनेसमैन सोचता कैसे है, ये तक मैं आपको इस सीरीज में बता दूंगा। और मेरी मानो तो एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठना जब भी ये वीडियो सुनने लगो। और जो किसी कारण से नोट्स नहीं बना सकते, वो या तो इस वीडियो को सेव कर ले, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर देना, आपको व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू इस आज के लेक्चर का पीडीएफ आ जाएगा। और जैसे जैसे मेरे लेक्चर यूट्यूब पे रिलीज होंगे, वैसे हर लेक्चर का पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे या मेल पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मार्केट रिसर्च। इतना आसान टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है, फिर भी कोई इसे नहीं करता, और अगर कर ले तो भैया मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस कभी फेल हो ही नहीं सकता। सबसे पहला सवाल, मार्केट रिसर्च होता क्या है? तो भैया देखो, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आ रखा है कि मुझे एक कपड़े की दुकान, मतलब रेडीमेड गारमेंट की दुकान स्टार्ट करनी है, या फिर मुझे कोई रेस्टोरेंट या कैफे स्टार्ट करना है, तो ये मार्केट रिसर्च आपको बता देगा कि आपके दिमाग में आया हुआ आइडिया बिजनेस का करने लायक है भी या नहीं। मतलब सोचो, एक ऐसी टेक्निक जिससे आपको पैसा लगाने से पहले पता चल जाए कि भैया ये जो बिजनेस है जिसमें मैं पैसा लगाऊंगा वो मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस। देखो मार्केट रिसर्च का छोटा सा मतलब है कि जो आइडिया आपके दिमाग में आया है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी आपके मार्केट में डिमांड कितनी है, आपको कौन सी लोकेशन पे बिजनेस करना चाहिए, उस लोकेशन पे आपके कंपटीशन में कौन कौन है, आपके कस्टमर कौन है, वो क्या चाहते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट भी हो और कस्टमर को वो ज्यादा भी ना लगे। मतलब छोटी सी बात है, एक ऐसी टेक्निक जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होने की गारंटी है या नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ये मार्केट रिसर्च किया कैसे जाता है? तो भैया किसी प्रोफेशनल को, किसी सीए को, किसी अकाउंटेंट को, किसी को आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च कर सकते हो बड़े आराम से, बस स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते रहना। देखो मार्केट रिसर्च के 4 पिलर होते हैं। पहला, लोकेशन, आपको अपना बिजनेस कहां स्टार्ट करना है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे रेंट कम हो, खर्चा कम लगे और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए। दूसरा है कंपटीशन,
मतलब आपके बिजनेस के आसपास आपको कंपटीशन देने वाले और कितने बिजनेस हैं उनको पहचानो, देखो कि वो क्या गलती कर रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, और उसके बेस पे आगे बढ़ना है। तीसरा है कस्टमर, मतलब आपके बिजनेस के कस्टमर हैं कौन, किन लोगों को आप अपना प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग, इसको मिस मत कर देना, नहीं तो पहले के 3 कोई काम नहीं आएंगे। प्राइसिंग का मतलब किस प्राइस पे आप अपना सामान, अपना प्रोडक्ट पब्लिक को ऑफर करोगे ताकि वो आपके कस्टमर बन जाएं। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खाली पड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत महंगी होती है, या फिर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आता है लेकिन इतना कम रेट में निकाल देता है कि लोग उसको बहुत चीप और सस्ता समझ के खरीदते ही नहीं है। तो ये गलती ना हो, इसीलिए चौथा पिलर भी हमको समझना है जिसको बोलते हैं प्राइसिंग। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहना। देखो, अगर आपका ध्यान भटक रहा है या मन इस वीडियो में नहीं लग रहा, तो एक बात का ध्यान रखना कि ये आप अपने सपने के लिए देख रहे हो, अपने खुद के परिवार के लिए देख रहे हो, अपने पैसे के लिए देख रहे हो कि भैया मैं बिजनेस करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कैसे करते हैं वो सीखने बैठा हूं। और पहली बार शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो चीजें एक एमबीए लेवल की कॉलेजों में पैसे, मोटी मोटी फीस देके पढ़ाई जाती है, वो चीज आपको यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीखने को मिल रही है। अब इसमें सबसे पहला जो पिलर है वो है लोकेशन। हम लोकेशन की बात करेंगे। देखो, मार्केट रिसर्च कब की जाती है? जब आपके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आ गया है कि यार मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं। अब उसके बाद आप मार्केट रिसर्च करने उतरते हो। आपने अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सीधा एक पेन और पेपर लिया, एक नोटबुक ली, एक डायरी ली और एक पेन लिया और आप मार्केट रिसर्च करने निकल गए। सबसे पहले आप लोकेशन की रिसर्च करोगे। क्या? पहले तो सोचो कि आपको बिजनेस ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। मतलब आप अपना बिजनेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ये मीशो, इन सब से करना चाहते हो, इंस्टाग्राम से करना चाहते हो, या फिर आप अपने बिजनेस की कोई दुकान खोलना चाहते हो, कोई शोरूम, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो। देखो, अगर आप अपना बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते हो, मतलब इंस्टाग्राम से या फिर अमेजॉन से, तो आपको दुकान की, शोरूम की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको चाहिए एक छोटी सी जगह जहां पे आप अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक इकट्ठा करके रख सको। अब आपका अगर स्टॉक कम है तो ये काम घर में भी हो सकता है, और अगर स्टॉक ज्यादा है तो इसके लिए आप किसी कॉम्प्लेक्स में अपर लेवल पे या फिर शहर के बाहर कोई गोडाउन देख सकते हैं जिसका रेंट बहुत कम होता है, क्योंकि आपको फेस टू फेस कस्टमर से मिलना तो है नहीं, तो लोकेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि जहां भी लोकेशन रखो वहां से डिलीवरी आराम से हो पाए। ऐसा नहीं हो आपने 10वें माले पे रख दिया और वहां पे डिलीवरी वाला ही नहीं आता, तो आपका ही टाइम जा रहा है ऊपर से लेके नीचे तक माल लेके आने में। या फिर शहर के इतना बाहर रख दिया कि वहां पे कोई डिलीवरी पर्सन पिकअप के लिए नहीं आ रहा। तो इतना ध्यान रखना कि जहां पे पिकअप आसानी से हो और आप जो स्टाफ को हायर करोगे वो स्टाफ आराम से आ पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, लोग शहर के इतना बाहर अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं, अपना गोडाउन बना देते हैं कि वहां पे कोई स्टाफ ही नहीं मिलता, शहर से कोई वहां जाना नहीं चाहता और उस एरिया में कोई स्टाफ अवेलेबल होता नहीं है। और अगर आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझना कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। क्या आपके बिजनेस में वॉक इन कस्टमर जरूरी हैं? जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट शॉप, इन सब में कस्टमर दुकान को देख के आते हैं। तो आपको अपना बिजनेस ऐसी जगह पे स्टार्ट करना है जहां पे आपका कस्टमर आपको देख सके, और ट्राई करना कि आपका ये बिजनेस मेन रोड पे और ग्राउंड फ्लोर पे हो जहां पे कस्टमर आराम से आपकी दुकान में आ सके। और अगर आपका बिजनेस वॉक इन वाला नहीं है, ऑफिस बेस्ड है, जैसे सीए है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, तो आपको मेन रोड की जरूरत नहीं है। आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जो लोग अपना बिजनेस ऑफलाइन करने वाले हैं, मतलब शॉप या कोई शोरूम खोल के, उनके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि आप कोशिश करना कि अपना जो भी बिजनेस है वो ग्राउंड फ्लोर पे या फ्रंट फेसिंग जगह पे ही स्टार्ट करना, क्योंकि उससे कस्टमर वॉक इन ज्यादा आएंगे। और रिटेल काउंटर में जितना वॉक इन ज्यादा है उतना सेल ज्यादा और उतना ही प्रॉफिट ज्यादा। एक बात समझो कि अगर आपने ग्राउंड फ्लोर की जगह थर्ड फ्लोर पे अपना शोरूम स्टार्ट कर लिया, दुकान स्टार्ट कर ली, अब होगा क्या? भले उसका रेंट कम है लेकिन वहां पे सेल भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि कस्टमर जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है वो सबसे पहले कहां पे फोकस करेगा? नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे, जहां पे वो आराम से, आसानी से जा सके। तो अगर
उस दुकान पे जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसको अपना पसंद का आइटम नहीं मिलेगा, तब जाके वो मेहनत करेगा आपकी दुकान तक आने की। तो वहां पे आप हो जाते हो सेकंड प्रेफरेंस में। हो सकता है 50% कस्टमर तो वहीं से माल देख के चले जाए और बचे हुए ही ऊपर हैं। इसीलिए अगर रेंट में बहुत डिफरेंस है तो ही आप ऊपर जाना, मिनिमल या छोटा मोटे डिफरेंस के लिए अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खराब मत करना। देखो, आप बिजनेस के लिए जो भी एरिया चूज करो, सबसे पहले ये देख लेना कि इस एरिया में फुटफॉल कितना है। फुटफॉल का मतलब भीड़ कितनी है, ट्रैफिक कितना है। और सिर्फ भीड़ या फुटफॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर भीड़ आपको पैसा देके नहीं जाएगी, क्योंकि हर भीड़ आपका कस्टमर नहीं बनती। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया में जो लोग आते हैं खरीदने कोई भी सामान, वो हैं कैसे लोग, मतलब क्या वो आपके प्रोडक्ट के लायक हैं या नहीं। कैसे? अगर आपने एक लो इनकम एरिया में, जहां पे ज्यादातर लोग वर्कर कैटेगरी के रहते हैं, आपने एक ब्रांडेड शोरूम खोल दिया, खोला तो बहुत अच्छा पैसा लगा के एकदम सजा धजा के खोल दिया, और आपने अपने हिसाब से प्राइस बहुत कम रखी है, फिर भी आपको वहां पे सेल नहीं मिलेगी। क्योंकि जो एरिया में लोग 400-500 रुपए का शर्ट पहनते हैं, वहां पे आपके शोरूम में जहां पे प्रोडक्ट ही 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, लोग नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो कभी कभार होली दिवाली कोई बार त्योहार आएंगे और एक दो आइटम लेके जाएंगे, लेकिन उससे प्रॉफिट तो छोड़ो, आपका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो एरिया चूज करने से पहले वहां का फुटफॉल देखना, और फुटफॉल कैसा है, लोग कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, वो समझना। उसके बाद अपना एरिया चूज करना। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है। एक डायरी और एक पेन लेके जो एरिया आपने अपने दिमाग में चूज किया है कि भैया मुझे हाँ यहां पे बिजनेस करना है, वहां पे सुबह 9 बजे जाके खड़े हो जाना। जाके किसी दुकान के नीचे उस एरिया में खड़े हो जाना और देखते रहना कि यहाँ पे पूरे दिन में कितने लोग आ रहे हैं, कौन से टाइम पे भीड़ ज्यादा होती है, दोपहर में कितनी भीड़ होती है, शाम को कितने लोग आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं, वो कौन सी दुकानों में जाते हैं। ये सारी चीज आप अपनी डायरी में नोट करते रहना। यही है भैया मार्केट रिसर्च, और जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो, एयरटेल, रिलायंस जैसी कंपनियां लोगों को पैसे देती है और करवाती है, आप अपने बिजनेस के लिए फ्री में कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक दिन नहीं जाना है, 2 से 3 दिन जाना है, सुबह से लेके शाम तक वहीं रहना है। देखो, इतनी मेहनत तो आप अपने बिजनेस के लिए कर ही सकते हो। और मैं 2-3 दिन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सपोज करो आप एक दिन गए और उस दिन उस एरिया में बहुत भीड़ थी, और आपने उस भीड़ को देख के कि यार यहां तो बहुत लोग आते हैं, आपने वहां पे अपना लोकेशन फाइनल कर लिया। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपको पता चला कि साला उस दिन तो जो भीड़ थी ना वो इसीलिए थी क्योंकि मेन रोड बंद थी, इसीलिए लोग इधर से जा रहे थे, बाकी यहां पे कोई आता ही नहीं है। इसीलिए अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे वहां जाके देखना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि 2-3 दिन में यहां पे क्राउड कैसा आता है। तो आप जहां पे इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हो, जहां पे अपना फ्यूचर देख रहे हो, अपनी दुकान खोलने वाले हो, उस एरिया का 2-3 दिन जाके इंस्पेक्शन करना कोई बहुत मेहनत वाली चीज नहीं है। और मैं भीड़ का टाइम नोट करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं कि भैया अगर आपने कोई नाश्ते की दुकान स्टार्ट की तो आपको ऐसा एरिया चाहिए जहां पे सुबह सुबह भीड़ हो, और आपने कोई चाट काउंटर, कोई ऐसे स्नैक्स की दुकान स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इवनिंग का क्राउड चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज नाश्ते की दुकान, वहां पे तो लोग शाम को आते हैं, और जहां पे आपने चाट पकौड़े की दुकान स्टार्ट की वहां पे लोग सुबह सुबह ज्यादा भीड़ आती है। तो इसके लिए आपको ये टाइमिंग भी नोट करना है कि भैया यहाँ पे किस टाइम पे कितने लोग आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, और आपको भी लग रहा होगा कि यार इन सब से थोड़ी बिजनेस चलता है, लेकिन भैया इन्हीं सब से बिजनेस चलता है। एक बार ये कंसेप्ट अपने बिजनेस में लगा के देख लो, मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस रॉकेट बन जाएगा। अब अगला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। देखो, आप जो भी खोलो, शोरूम, दुकान, ऑफिस, जहां पे भी कस्टमर डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करे, उस जगह की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब लोग आसानी से वहां तक पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि आने के लिए जो रोड है वो टूटी फूटी पड़ी है, पार्किंग करने की जगह नहीं है, अगर आपने 4th फ्लोर पे ऑफिस खोली है वहां पे लिफ्ट ही नहीं है। देखो, ये सारी चीजें क्या होती है, कस्टमर को आपसे दूर करती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक भाई साहब ने 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के बड़ा सा शोरूम खोला, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पे सबसे बड़ी ये थी कि वहां पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। अब सोच के देखना, पार्किंग जैसी छोटी सी चीज के लिए वो शोरूम 12वें महीने तो बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग आते ही नहीं थे। वहां पे पार्क करने के लिए आपको 500 मीटर आगे पेड पार्किंग में पार्क करके आओ और फिर जाके यहाँ पे परचेज करो।
अब इतनी मेहनत कस्टमर आपके लिए नहीं करेगा, भूल जाना। तो इजी एक्सेसिबिलिटी और आना जाना आराम से हो पाए ऐसे एरिया में आपको अपनी दुकान या ऑफिस स्टार्ट करनी है। अब देखो, लोकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट। परफेक्ट जगह ढूंढने के चक्कर में इतना ज्यादा रेंट मत देने लग जाना कि आपका बिजनेस ही सर्वाइव ना कर सके। देखो, जब भी आप अपना लोकेशन फाइनल करो तो रेंट फाइनल करते टाइम एक चीज समझ लेना कि मैं जितना रेंट दूंगा क्या उसके सामने मुझे उतना रिटर्न मिलेगा, क्या इस जगह में उतना पोटेंशियल है कि मुझे इतना कस्टमर दे सके, यहाँ पे इतना फुटफॉल आता है, इतने क्रीम कस्टमर आए जो मेरी प्रोडक्ट लेके जाएं। भैया सीधी सी बात है, ज्यादा रेंट होगा तो ज्यादा खर्चा होगा और उसके लिए आपको ज्यादा सेल करनी पड़ेगी या फिर मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना रेंट फाइनल करना। अब लोकेशन का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है सराउंडिंग। एक चीज इमेजिन करो, 10 गैरेज हैं या फिर रिपेयरिंग शॉप है, उसके बीच में कहीं एक किसी दुकान पे किसी ने लेडीज ब्यूटी पार्लर खोल दिया, क्या चलेगा? अरे नहीं चलेगा। मैं क्या, आप भी बता सकते हो, कॉमन सेंस है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उस ब्यूटी पार्लर के जो कस्टमर हैं वो उस जगह में आने में कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई कहीं चल जाए, लेकिन जनरली नहीं चलता। तो आपको देखना है कि आपकी दुकान ऐसी जगह हो जहां पे आजू बाजू वाली दुकानें, आसपास वाली दुकानें आपके प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे अगर आपको कोई खिलौनों की दुकान खोलनी है, कोई स्टेशनरी खोलनी है, तो आप कोशिश करो कि किड्स वेयर जहां पे हो उसके बाजू में खोलो, या किड्स वेयर खोलना है तो कोशिश करो कि खिलौनों की दुकान के बाजू में हो। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो सराउंडिंग मिक्स है वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब का हो। अब मार्केट रिसर्च का दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। देखो, जब कंपटीशन को समझते हो ना तो मैं आपको बताता हूं इतना मजा आता है, इतनी नॉलेज मिलती है आपको, इतना कुछ नया जानने को सीखने को मिलता है। और जिस चीज को आप अपने बिजनेस में अगर लगा लोगे तो भैया हाँ, क्या ही बात है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। अब कंपटीशन को जानना कैसे है? तो सबसे पहला कंपटीशन मैपिंग। कंपटीशन मैपिंग क्या होती है? सीधी सी भाषा में अपने कॉम्पिटिटर को पहचानो। सपोज करो आप एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान स्टार्ट करने वाले हो, तो वही अपनी पुरानी डायरी और पेन लेके आपको निकल जाना है। आपने जो एरिया चूज किया है, जो लोकेशन चूज की है, उसके 500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको घूमना है और ये देखना है कि ऑलरेडी वहां पे कपड़े की दुकानें कितनी हैं और उनके नाम क्या है। भाई आपको एक डायरी लेनी है, पेन लेना है और 3-4 दिन तक उस एरिया के चक्कर निकालना है। ये पता करना है कि दुकानें कितनी हैं, उनके नाम क्या है, नोट करते रहना। उनमें किस टाइप का माल है, कोई मेंस वेयर है, कोई वुमेन्स वेयर है, कोई वेस्टर्न वेयर है, कोई ट्रेडिशनल वेयर है, मतलब वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हर दुकान की प्राइस रेंज क्या है, ठीक है, कौन सी दुकान में भीड़ ज्यादा है, कौन सी में कम है, कौन से टाइम पे दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, प्लस कौन सी दुकानों ने क्या अलग कर रखा है। किसी ने स्टैचू बाहर लगा रखे हैं, किसी ने बोलते हैं डिस्प्ले बोर्ड बहुत अच्छा लगा रखा है, किसी का सेल्समैन बहुत अच्छा है। सब कुछ नोट कर लेना, यही होता है मार्केट रिसर्च। और इसके बाद आप बैठोगे तब आपको समझ आएगा कि भैया ये जो 50 दुकानें हैं इनमें से ये 10 दुकानें बहुत अच्छा काम कर रही है, इन 10 दुकानों की ये एक एक अच्छी खूबी है जो मुझे मेरी दुकान में रखनी है। ये 10 दुकानें ये गलतियां कर रही है जो कि मुझे नहीं करनी है। बहुत आसान है। देखो यार, बहुत लोग हैं जो बिना ऐसी मार्केट रिसर्च के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सोच के देखना, अगर आपने अपने कंपटीशन को बिना पहचाने मार्केट में एंट्री ले ली, इसका एक ही मतलब है कि आपने एक अंधेरी गुफा में आंख पे पट्टी बांध के जाने का सोच लिया। भैया नुकसान तो होगा ही ना। इसीलिए लोग बिजनेस को किस्मत का नाम बोलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भैया ठीक है, जो होगा जो देखा जाएगा, एक बार स्टार्ट तो करो, और फिर वो देखा नहीं जाता जो होता है। इसीलिए भैया बिजनेस किस्मत नहीं है, प्योर कंसेप्ट हैं। अगर आप कंसेप्ट फॉलो करके ये काम करोगे तो मैं लिख के देता हूं कभी फेल हो ही नहीं सकते। अब सोचो, आपने अपने एरिया का पूरा कंपटीशन समझ लिया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। उसके बाद आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करोगे तो कितना डेटा है आपके पास काम करने के लिए, और इसी को बोलते हैं कंपटीशन मैपिंग। अब जब आपने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पहचान लिया तो अगला स्टेप है ये देखना कि कौन से कॉम्पिटिटर के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी, सबसे ज्यादा कस्टमर से कौन सबसे ज्यादा सेल कर रहा है और क्यों कर रहा है। मतलब क्या उसका शोरूम बहुत बड़ा है इसीलिए वहां पे कस्टमर ज्यादा आते हैं, क्या वो प्राइस बहुत कम रखता है, क्या वो मार्जिन बहुत कम रखता है, या फिर उसके सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, या प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या करने से इस एरिया के कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मेरे बिजनेस में आ सकते हैं, और आप भी अपने बिजनेस में वो चीज यूज करके कस्टमर को अपने तक अट्रैक्ट कर सकते हो।
कंपटीशन को समझने के बाद अगला पॉइंट आता है गैप एनालिसिस। ये समझो कि इस मार्केट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड है लेकिन कोई बेच नहीं रहा, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे भाई एक पर्टिकुलर एरिया में 8 से 10 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें तो हैं, लेकिन यहां पे एक भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान नहीं है। तो इस मार्केट का ये गैप है कि भैया अगर किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली तो वो अल्टीमेटली चल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, और इतने सारे मोबाइल वाले हैं तो रिपेयरिंग वाले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं गैप एनालिसिस। तो अपने मार्केट का गैप देखो कि भैया कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं बेच रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर लाया जाए तो लोग जरूर खरीदेंगे। तो उस प्रोडक्ट को लेके आओ और उस प्रोडक्ट से इस मार्केट में एंट्री करो। कंपटीशन एनालिसिस का आखिरी हिस्सा है पोजीशनिंग। मतलब आपकी दुकान को, आपके बिजनेस को ये मार्केट कैसे पहचानेगा। जैसे बोलते हैं ना कि भैया वो आदमी की वैरायटी बहुत अच्छी है, उस दुकान की प्राइस बहुत अच्छी है, उससे अच्छा प्राइस कोई मार्केट में दे नहीं सकता, इस आदमी के पास क्वालिटी एक नंबर मिलेगी, ऐसी क्वालिटी तो किसी के पास नहीं है। भैया इस आदमी का स्टाफ इतना जोरदार है ना कि आप जाओगे और बिना कोई सामान लिए आ जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आपको अपना यूनिकनेस डिसाइड करना है कि मैं मार्केट में किस चीज के लिए पहचाना जाऊंगा। मतलब क्या मैं प्राइस के लिए पहचाना जाऊंगा, क्या मैं क्वालिटी के लिए, रेंज के लिए, सर्विस के लिए, कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए मेरी शॉप, मेरा बिजनेस मार्केट में पहचाना जाए, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। देखो मैं इस चीज का लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप टाटा कंपनी का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट। कि भैया जब टाटा है तो वहां पे ट्रस्ट है। मतलब टाटा ने अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को ट्रस्ट के ऊपर पोजीशन किया है। हमारे मार्केट रिसर्च का तीसरा पिलर है हमारे कस्टमर, जो हमको सेल देंगे, जो हमको पैसा देके जाएंगे। तो भैया कस्टमर को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपने कंपटीशन को समझना है। देखो बताता हूं कैसे। आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपके कस्टमर हैं कौन, क्या खरीदना चाहते हैं। जैसे कि भैया अगर आप कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हो तो आपके कस्टमर होंगे 16 से लेके 25 साल के यंग लड़के और लड़कियां। उसके बाद अगर आप कोई होम डेकोर की दुकान खोल रहे हो, कोई साज सजा की सजावट की दुकान खोल रहे हो, तो आपके कस्टमर होंगे 22 से लेके 50 साल की महिलाएं। ज्यादातर कस्टमर, मैं नहीं बोल रहा सारे कस्टमर वही हैं, लेकिन मैक्सिमम 60-70% यही लोग आपके कस्टमर होंगे। तो आपको आपकी दुकान इन्हीं लोगों के हिसाब से डिजाइन करनी है। अगर सपोज करो आपने कोई किड्स वेयर की दुकान खोली तो 24 से लेके 45 की उम्र वाले मेल और फीमेल, मतलब जो पेरेंट्स कैटेगरी के लोग हैं, वो आपके मेजर कस्टमर बन के आएंगे। तो किड्स वेयर में बच्चा खुद तो खरीदना आएगा नहीं, उसके पेरेंट्स ही उसके लिए सामान खरीदेंगे। तो ये आपके कस्टमर होंगे। तो पहले तो ये समझो कि आपने जो प्रोडक्ट सोचा है उसके कस्टमर होने कौन वाले हैं। तो अपने कस्टमर को पहचानने का बेस्ट तरीका है उनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना। जैसे उनकी एज क्या होगी, मतलब आपके प्रोडक्ट जो भी खरीदने वाले हैं उस कस्टमर की एज रेंज क्या होगी। दूसरी बात, उसका जेंडर क्या होगा, क्या मेल आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे या फीमेल आपकी दुकान में ज्यादा आएंगी। और तीसरा, उनका इनकम रेंज क्या रहेगा, मतलब क्या हायर इनकम वाले ही आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या सिर्फ लोअर इनकम वाले आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, या पूरी कैटेगरी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकती है। ये आपको डिसाइड करना है अपने प्रोडक्ट को देख के। देखो जैसे ही आपने अपने कस्टमर को पहचान लिया, सेगमेंट कर लिया कि हाँ भाई ये मेरे कस्टमर होंगे, अगला काम आ जाता है कस्टमर को समझना। और कस्टमर को समझने का सबसे आसान तरीका है उनसे बात करना। क्या बात करोगे? वही भैया अपना पुराना वाला तरीका, एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो और अपने एरिया में चले जाओ। वहां जाओ, जाने के बाद जो लोग ऑलरेडी किसी गारमेंट शॉप में शॉपिंग करके बाहर आ रहे हैं या फिर उसके बाहर खड़े हैं, उनसे बात करने लग जाओ कि आप जनरली कपड़े कहाँ से खरीदते हो, आपको इस एरिया में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या आपको आपकी प्राइस रेंज के अंदर, मतलब आपको जो यहाँ पे प्राइस रेंज है वो कंफर्टेबल है, क्या जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो, क्या नया आप एक्सपेक्ट करते हो। ये सारी चीजें उनसे पूछो ताकि आपको समझ आए कि इस एरिया में आने वाले जो लोग हैं वो एक गारमेंट शॉप में क्या चाहते हैं, क्या चेंज चाहते हैं, क्या अच्छा चाहते हैं, क्या बुरा चाहते हैं। इससे आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ऐसे करके अगर आपने 5-7 दिनों में 400-500 कस्टमर से भी बात कर ली तो एक माइंडसेट आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर चाहता क्या है। और सोच के देखना, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पता चल जाए कि मेरा कस्टमर चाहता क्या है, तो भैया उससे बेटर तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा वो चीज ऑफर कर दो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कस्टमर सामने से चल के आएगा।
तभी तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये पहले ही दिन से सेल करने लग जाती है, क्योंकि ये सारी तैयारियां करके मार्केट में उतरती है। उसको पता है कौन से एरिया में कौन सा कस्टमर का सेगमेंट कितना रुपया कौन से प्रोडक्ट के लिए खर्च करने के लिए रेडी है। और आपको भी अपने बिजनेस के लिए यही तैयारी करनी। देखो, आपको लग रहा होगा कि यार छोटे मोटे बिजनेस के लिए इतनी तैयारियां कौन करता है, लेकिन जो आदमी 5 लाख रुपए भी बिजनेस में लगा रहा है ना, उसको पता है वो 5 लाख रुपए कहां से लाया है। तो अगर एक हफ्ते की तैयारी से आपका बिजनेस का वो 5 लाख तो सिक्योर होगा ही, प्लस आपके आगे के जनरेशन का प्रॉफिटेबिलिटी और एक प्रॉपर बिजनेस रेडी हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। देखो, हमने लोकेशन डिसाइड कर ली, हमारे कॉम्पिटिटर को पहचान लिया, हमारे कस्टमर को समझ लिया। अब अगली बारी आती है फाइनेंसिस की, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या प्राइस पे कस्टमर को ऑफर किया जाएगा जिससे कि वो मना ना कर सके और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कॉस्ट कैलकुलेशन। आपके प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है पहले ये देखो। मतलब कॉस्ट में क्या क्या आता है, पहले तो आपने आपका प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदा, मतलब भैया उसकी परचेज प्राइस क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या है, जीएसटी कितना लगा उसके ऊपर, या और कोई खर्चा उस पर लगा है, तो वो ये सारा मिला के आपका हो जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट। और सेकंड होती है यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट, जिसमें आता है आपका रेंट, आपके स्टाफ की सैलरी, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपकी अगर ईएमआई, अगर आपने ये पूरा शोरूम लोन पे चालू किया है तो उसकी कुछ ईएमआई भी आएगी महीने की, तो वो होती है ईएमआई। तो ये सारा खर्चा मिला के बनता है महीने का फिक्स खर्चा। और आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो इन दोनों खर्चों को मिला के ही डिसाइड किया जाता है। तो आप कितना प्राइस रखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा रखा तो कस्टमर नहीं आएंगे, और अगर प्राइस बहुत कम रखा तो भैया आपका महीने का खर्चा नहीं निकलेगा, और दोनों ही केस में आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो अगला पॉइंट आ जाता है इसका कि आपका प्राइस कैलकुलेशन। पहले में आपने अपने खर्चे कैलकुलेट कर लिए कि यार मेरा महीने का इतना खर्चा होगा, मेरे इतने रुपए का मैं परचेज करूंगा। अगला पॉइंट आ जाता है प्राइस कैलकुलेशन। देखो, प्राइस कैलकुलेशन में एक बात ध्यान रखना, आपको प्राइस ऐसा सेट करना है कि आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा ना हो। सपोज आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है भी, तो वो ज्यादा हो क्योंकि आपकी क्वालिटी बेटर है। मतलब कस्टमर को आप ये समझा पाओ कि बाजू वाला अगर कोई चीज 500 में दे रहा है और मैं ये चीज 550 में दे रहा हूं, तो क्यों मेरा प्रोडक्ट 550 के लायक है। ये अगर आपके प्रोडक्ट में काबिलियत है तो ही आप इसको ज्यादा भाव में बेचो, वरना तो देखो अगर ज्यादा रखा तो आप कोई भगवान तो है नहीं कि लोग बाजू वाले को छोड़ के आपके पास खरीदने आ जाएंगे। इसीलिए प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर से कम हो और आपके सारे खर्चे कवर कर दे। और खर्चे में एक चीज और गिन लेना, आपका पर्सनल महीने का खर्चा, जो राशन पानी का आपको लगता है ना वो, क्योंकि अगर ज्यादा दिन खाओगे नहीं तो धंधा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका प्राइस एक बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्ट, मंथली एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को मिला के, और फिर आपको अपना प्राइस सेट करना है, लेकिन कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम। और जैसे ही आप अपना प्राइस सेट कर दो, तुरंत अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने लग जाना कि भैया कॉम्पिटिटर इस चीज को कितने में बेच रहा है और मैं इस चीज को कितने में बेचता हूं। दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप उससे थोड़ा सा भी कम रखोगे तो कस्टमर आपके पास आने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोग नहीं ध्यान देते। लोग भाई बाजू बाजू की दुकानों में एक के पास वो आइटम 100 का होगा, बाजू वाला उसको 110 में बेच रहा है। भैया नहीं बिकेगा, कस्टमर पागल नहीं है, वो ढूंढ के आया है, उसको पता है बाजू में 100 में मिलता है, और फिर ये कंप्लेन करता है कि यार मेरा तो धंधा नहीं चलता। तो आपको प्राइसिंग इस हिसाब से रखने की कस्टमर को चीटेड फील ना हो और आपके कंपटीशन को बीट कर सको। तो भैया ये था हमारे मार्केट रिसर्च का चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट। देखो, इजी सा कंसेप्ट है, आसान सी चीजें, अगर अच्छे से कर लोगे तो बिजनेस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस हिसाब से मैंने आपको ये समझाया है, मुझे लगता नहीं है ये बहुत टफ है क्या। देखो, इसी के साथ मार्केट रिसर्च का ये चौथा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। ये पूरा मार्केट रिसर्च आपको पैसा लगाने से पहले करना है। मतलब आप जिस भी बिजनेस का आइडिया लेके दिमाग में घूम रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उससे पहले इन 4 चीजों को देख लेना। क्या है? लोकेशन, कंपटीशन, कस्टमर और प्राइस। इन चारों को समझ लेना ताकि आपको पता चले कि ये बिजनेस करने लायक है या नहीं, और करूंगा तो मुझे किस प्राइस में, किस एरिया में, किस प्रोडक्ट के साथ और कौन से कस्टमर से डील करना पड़ेगा। और अगर आप मेंटली इन सब के लिए प्रिपेयर हो, अगर आप फाइनेंशियली इन सब के लिए प्रिपेयर हो, तो ही उस बिजनेस में उतरना। ये सोच के उतरोगे कि एक बार बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो भैया मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखा नहीं जाएगा और बिजनेस फेल हो सकता है।
तो क्यों अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहे हो मार्केट रिसर्च करके ये बिजनेस करना। देखो वैसे तो छोटा सा और इजी सा कंसेप्ट था, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई क्लैरिटी चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना इंडस्ट्री का नाम और अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर देना। हमारे कंसल्टेंट आपको कॉल कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आगे फ्यूचर में कवर करने वाले हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चले हम फ्यूचर में क्या क्या बातें और सीखेंगे।